हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्लूइड के लेक्चर नंबर 19 में, जहां पे आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूं। मतलब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं और आप पढ़ने वाले हो या आप देखने वाले हो। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका विस्कोसिटी हो गया, आपका स्टोक्स लॉ हो गया या आपका स्टोक्स लॉ हो गया, आपका पॉइजली इक्वेशन हो गया, आपका रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। हम लोग इन छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा, पर हैं बहुत छोटे छोटे, एक एक लाइन दो दो लाइन की चीज़ें। ठीक है चलिए विस्कोसिटी की बात करते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होता है आपको सबसे पहले बताया गया था, याद हो फ्लूइड में। तो हमने बोला था कि हम लोग जो फ्लूइड की बात करेंगे वो अभी अपना नॉन विस्कस फ्लूइड रहता है। और जब आपको ये चीज़ पढ़ा रहा था तो हमने आपको नदी का एग्जाम्पल लेके बताया था। और उस टाइम आपको हमने एक चीज़ बोला था कि जब भी अपना फ्लूइड जब फ्लो होता है तो वो एक लेयर के फॉर्म में फ्लो होता है। तो हम लोग वही लिखेंगे, वेन एवर देयर इज flow of fluid whenever there is flow of fluid, they flows चलो लिख दो, they flow in form of layers। यानी कभी भी आप अगर किसी भी फ्लूइड को देखो तो अगर वो फ्लो कर रहा होगा तो वो आपका लेयर्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं फ्लो जरूर कर रहा होगा। ये चीज़ आपको पहले से पता थी। अब यहाँ पे हम इस विस्कोसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब इसे एयर ड्रैग बोल सकते हो, एयर रेजिस्टेंस बोल सकते हो, क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो गैस को और लिक्विड दोनों को क्या करता है, कवर अप करता है। और आपका एयर जो है वो एक गैस ही है, और उसमें हम लोग उसके भी रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आप समझो, अगर कभी भी ये लिक्विड आपका लेयर्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, आपको याद होगा नदी वाला एग्जांपल हमने लिया था, तो उसमें आपको बताया था कि नदी भी आपके लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करती है। तो यहाँ पे हम नदी के कुछ लेयर्स बना रहे हैं, और आपको उसी टाइम पे बताया गया था कि आप जैसे जैसे नदी के लेयर के नीचे जाते हो, आप ये चीज़ कभी मौका मिले जब आप नदी के पास जाओ, साफ सुथरी नदी देखो, तो आपको ये चीज़ फील जरूर होगी कि जब आप नदी के ऊपर वाली लेयर देखोगे उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और नीचे वाले लेयर्स की स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। आप जाके ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो हमारी बात मानो, समझ है बात। ऐसे ये मान लो आप ऊपर की लेयर या नीचे की लेयर से ऐसा दो तीन हम बना रहे हैं। अब ये लेयर्स अलग अलग होंगी, तो आप देखोगे जो ऊपर की लेयर, ये अपर लेयर है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। नीचे वाले जो लेयर है इनकी स्पीड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो उसकी स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है। रीज़न क्यों है? क्योंकि ये जो नीचे वाली लेयर है ये ऊपर वाली तीनों लेयर का वेट संभाल रही है, और इस वजह से इसकी रफ्तार या इनके नीचे वाली जो लेयर्स होती है इनकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है। भाई ये इसका वेट संभाल रही है इसलिए इसका स्पीड कम हो गया, ये इन दोनों का संभाल रही है, ये इन तीनों का संभाल रही है, इस वजह से इनका जो वेट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, as we go down the speed of fluid decreases, कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे फ्लूइड का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो धीरे धीरे अपना क्या होता है, वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, मूव डाउन इन द लेयर्स फॉर्म। समझ आई बात? अब ध्यान से सुनो कि भाई अब मैं अगर इन लेयर्स और इन दो लेयर्स के बारे में बात करूं तो इन दो लेयर्स के बीच में क्या रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं है? कि भाई ये लेयर एक देखो, अब ये आपने लॉज ऑफ मोशन में टू ब्लॉक्स पढ़ा होगा। तो लॉज ऑफ मोशन में जब आपने टू ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे हम बात कर रहे थे दो ब्लॉक को, अगर एक ब्लॉक को आप खींचते हो तो नीचे वाला उसके बीच में, मतलब अगर दोनों के बीच में फ्रिक्शन आता था तो ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में फ्रिक्शन आ जाता था। ये था कि नहीं था? कब आता था? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता था। तो सेम चीज यहाँ पे तो रिलेटिव मोशन है ही, तो इस वाले और इन दो लेयर्स के बीच में क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, और वैसे ही इन दो के बीच में और ऐसे ही इन दो बीच के
के बीच में अपना जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है वो काम करेगा, और इसी फ्रिक्शन वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो लिख लीजिए आप इसको कि व्हेन दीज लेयर्स मूव, लिख दूं मैं, व्हेन दीज लेयर्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर, कि जब ये लेयर्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव्स, व्हेन दीज लेयर्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर, व्हेन दीज लेयर्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर। अब यहां पे इनके बीच में क्या आएगा, यहां पे इनके बीच में एक ड्रैग फोर्स हम लोग बोलते हैं, मतलब खींचने वाला फोर्स, या उसी फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं, या बोल सकते हो कि एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहां पे क्या आएगा, देयर इज अ ड्रैग फोर्स, देयर इज अ ड्रैग फोर्स, देयर इज अ ड्रैग फोर्स एक्टिंग बिटवीन लेयर्स, एक्टिंग बिटवीन लेयर्स of fluid, this drag force is known as viscous force, कि हम इसी ड्रैग फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। अब समझिएगा कि मैंने आपको इतनी देर में क्या ये चीज़ें बताई कि भाई अगर आपने कभी भी देखा हो कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है, ठीक है। आपका बादल भी लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है, आपने कई बार उसे एड्रेस भी किया हुआ होगा, ठीक है। अपना जो नदी है वो भी लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल थी कि आप नदी के ऊपर वाले लेयर को देखोगे तो उसकी रफ्तार यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और नीचे जैसे आप जाते रहोगे वैसे वैसे उनकी रफ्तार कम होती है। अगर आप एससीवी देखोगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने एक सिंबल के रूप में यूज़ किया है कि आप अगर नीचे जाते हो, है ना, अब डी वाई नीचे जाते हो तो अगर इसकी स्पीड v थी, अगर इसकी स्पीड हम बोल रहे v है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी v माइनस डी वी, यानी बोला था कि आप नीचे जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपको इनकी स्पीड कम देखने को मिलेगी। क्या आपको ये बात समझ आती है? अब आपको जो ये विस्कस फोर्स है, इसी विस्कस फोर्स को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ये पहली बात तो लिक्विड की अपनी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको मैं समझाऊं एक एग्जांपल से, आपको मैं रिलेट कराने की कोशिश करूं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि आपने देखा है एक अपने पास शहद होता है और पानी होता है, और दोनों को अगर हमने एक प्लैंक पे यानी यहाँ पे रख दिया, अगर हमने इन दोनों को एक ऐसी जगह पे रख दिया, ये प्लैंक वाला पोर्शन जो आपने पढ़ा हुआ था, यहाँ पे मैं एक बूंद वाटर की रखूं और यहाँ पे एक बूंद मैं हनी की रखूं, तो आप सब में से मैं पूछूं दोनों को एक जगह पे रखा है तो कौन पहले जमीन पे पहुंचेगा? तो आप खुद बोलोगे सर पानी पहले पहुंच जाएगा, हनी धीरे पहुंचेगा। क्यों? आपने तो पढ़ा था कि ऐसी बात है कि जो आपका हनी है, आप चाहे कितना बड़ा वाटर ले लो, चाहे कितना बड़ा बूंद हनी का ले लो, वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्यों हनी लेट पहुंच रहा है? रीजन बिहाइंड इट कि हनी आपका एक फ्लूइड है और फ्लूइड में लेयर्स होती है, तो हनी के दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर के दो लेयर्स के बीच में फोर्स के। यानी आप बोल सकते हो कि हनी जो है आपका मोर विस्कस फ्लूइड है। आप क्या बोल सकते हो? हनी आपका मोर विस्कस फ्लूइड होता है इन कंपैरिजन टू वाटर के। कहीं ना कहीं आपकी जो ये विस्कोसिटी है वो डेंसिटी से भी रिलेटेड होती है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सर हनी ज़्यादा गाढ़ा है तो इसलिए उसकी जो आपका विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ये गलत है। पहली बात तो जैसे एक डेंसिटी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, वैसे ही विस्कोसिटी भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये मटेरियल डिपेंडेंट या फ्लूइड डिपेंडेंट होता है। वाटर की अपनी एक अलग विस्कोसिटी होगी, हनी की अपनी एक अलग विस्कोसिटी होगी। तो आप इतना पहले नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए अब आपका कुछ और चीज़ें बताते हैं। आपने जो अभी विस्कस फोर्स पढ़ा ना, या जिसे आप ड्रैग फोर्स बोल रहे हो, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली बात तो वो एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है,
और दूसरी बात वो वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी आपका जो ड्रैग फोर्स है, पहली बात तो वो किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ लेयर के बारे में, और दूसरा ये आपका डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। अब ग्रेडियंट वर्ड क्या होता है, तो देखो जैसे अगर कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, अगर कभी भी किसी के डिनोमिनेटर में आपका टाइम आता तो आप उसे बोलते हो रेट। ऐसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा आप 11th में ही पढ़ा था आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि नीचे टाइम आ रहा था। आपने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आपने पावर की डेफिनेशन पढ़ी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। समझ आ रही है बात? तो वैसे ही यहाँ पे अगर कभी भी आपको नीचे, मतलब आपको कभी भी डिनोमिनेटर में लेंथ वाला टर्म देखने को मिल जाए तो इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यानी क्या होता है, देखो जो आपका एरिया है, अगर हम इसे ए से लिखें तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv/dx। अब लेकिन हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाए थे कि आपका एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, तो यहाँ पे हम लोग y डायरेक्शन में चल रहे थे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग dv/dy यूज करते हैं। आप बुक्स देखोगे तो उसमें dv/dy लिखा हुआ मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि आप y डायरेक्शन में चल रहे हो। ठीक है, अब दो प्रोपोर्शनलिटी इनको अगर आप यूज करते हो तो आपको मिलता है एफ ड्रैग इज इक्वल टू ईटा ए dv/dy। अब यहाँ पे ईटा क्या है, ईटा आपने सुना हुआ होगा यूनिट एंड डायमेंशन में, जिसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना? क्या सुना था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बारे में हम और डिटेल में, यानी इसका क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे। अपना जो स्टोक्स लॉ आएगा वहाँ पे इसकी डेफिनेशन वगैरह तो कुछ, मतलब सॉरी, इसका कुछ क्या बोलते हैं, यूनिट्स वगैरह आप जान सकते हो। आप इसे क्या बोलते हो, देखो ये जो टर्म है, पहली बात तो ईटा बोलते हैं इसे। ये जो आपको एन टाइम का मिलता है, एन टाइप का बनता है, हम इसे बोलते हैं ईटा। क्या बोलते हैं? ईटा, है ना? सिंबल है भाई, ग्रीक सिंबल है, आप भी यूज करो, हम भी यूज करते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपका विस्कोसिटी के बारे में, हालांकि ये अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने सिलेबस में स्टोक्स लॉ है वो ज़्यादा है, और लेकिन अभी हम लोग कुछ विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहले अभी ही बात कर लेते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले कि भैया आपका जो ड्रैग फोर्स है वो एरिया ऑफ लेयर के प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अगर हम यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करें तो एक कोफिशिएंट आता है जिसे आप बोलते हो कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, या एक कांस्टेंट आता है। ये जो आपका ईटा है ये लिक्विड डिपेंडेंट होता है। ये जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसे हम लोग ईटा से लिखते हैं, ये आपका लिक्विड या फ्लूइड डिपेंडेंट होता है, लिक्विड डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो आपका विस्कोसिटी है वो कहीं ना कहीं एक लिक्विड या एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। चलिए हम लोग अब बात करते हैं विस्कोसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मान के चल सकते हो, आपको वो चीज़ें याद रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें सवालों को करने में मदद करेंगी, और आपके स्कूल में भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं। जैसे कि जो आपका पहली चीज़ है, जो मैंने आपको बताया, पहली चीज़ क्या है, लिख रहा हूँ यार, पहली चीज़ जो आपका है वो, अरे यार पहला लिखना है, ऐसे बना रहा हूँ। जो आपको पहली चीज़ है वो ये है कि विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन, विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड, नेचर ऑफ फ्लूइड। दूसरी चीज़ जो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है वो ये है कि विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों सेम टर्म है, तो भाई गलत है। अगर दोनों सेम होते तो हम उन्हें क्यों अलग से नाम देते? यहाँ पे ईटा नाम का सिंबल क्यों यूज़ करते? हम लोग सीधे सीधे डी नहीं यूज़ कर देते, रो नहीं यूज़ कर देते? बोलो क्यों टफ बनाते? तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है उसमें। ठीक है, अगला जो चीज़ है वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, जो आपका ईटा ऑफ लिक्विड है और ईटा ऑफ गैस है,
ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, और ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस। हमने आपको बताया फ्लूइड में दोनों चीजें हम इंक्लूड करते हैं, लिक्विड भी और गैस भी। तो जो लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है वो गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब ये सी बात है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा पास होते हैं तो उनके बीच में जो आपका ड्रैग फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा। क्लियर है बात? चलिए तीसरी बात अगर करें, तीसरा आपको ध्यान देना, तीसरा और चौथा वहां पे आप गलती कर जाते हो। लिक्विड के केस में और गैस के केस में दोनों चीजें एग्जैक्टली अपोजिट होती हैं। लिक्विड के केस में डेंसिटी बढ़ाने पे आपको, इसीलिए मैंने बोला था कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेटेड है, पर आपको मैंने ये नहीं बोला कि डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप बात करो लिक्विड में, तो लिक्विड में आप अगर डेंसिटी को इंक्रीज करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इन लिक्विड्स, ध्यान देना इस बात को, इन लिक्विड्स इंक्रीज इन लिक्विड्स कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? इन लिक्विड्स इंक्रीज इन लिखो, विद इंक्रीज इन in liquids with increase in density there is increase in viscosity। कि भाई लिक्विड के केस में अगर आपने लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दी तो आप उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दोगे। बात समझ आई? ठीक है। और अगर हम बात करें फोर्थ वाले केस की, इन केस ऑफ गैसेस दिख रहा है, इन केस ऑफ गैसेस ऑन इंक्रीजिंग एक मिनट, इन केस ऑफ गैसेस ऑन इंक्रीजिंग डेंसिटी viscosity decreases। इसका एक गेम होता है, हमारे सर ने बताया था हमको कि आप एयर हॉकी करके आप एक गेम होता है, आप मॉल में जाओ तो लगा हुआ होता है, आप अगर जाओ तो वहां पे एक, मतलब कुल मिला के यार क्यों इतना ज़्यादा करोगे, सिर्फ आप समझ लो एक पॉइंट पे, ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको लगता है कि एयर की डेंसिटी अगर बढ़ाएंगे, या आप नॉर्मली याद कर लेते हो हनी और लिक्विड के केस से कि हनी ज़्यादा गाढ़ा है यानी उस तो डेंस है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, तो सही है, कहीं ना कहीं सही है। पर लिक्विड के केस में वो चीज़ें वैलिड हैं, पर अगर आप गैसेस की बात करते हो तो वो चीज़ उलट जाती है। फिफ्थ वाला पॉइंट ये है कि भाई साहब अगर आप इसकी यूनिट की बात करो तो एक यूनिट होती है इसकी पॉइजली, बड़ी अजीब स्पेलिंग है, पॉइजली स्पेलिंग सही है, मैं चेक कर लूँ, है ना, POISULIE, मेरे को लिख के रखना चाहिए था, देख लेना आप इसको। पॉइजली ये आपका SI होता है ना, इसका सिंबल इन शॉर्ट हम लोग PL करके लिखते हैं। और अगला अपने पास होता है पवाइज, है ना, ये आपका CGS होता है। और ये जो है ना, ये छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है कभी कभार, है ना, जैसे आपको जो भी आप NDA वगैरह की तैयारी करो तो वहाँ पे पूछ लेता है, NDA हो गया, नेवी कोस्ट गार्ड वगैरह, ये जो छोटे मोटे होते हैं ना, जहाँ पे छोटे मोटे फिजिक्स यूज़ होती है तो वहाँ पे पूछ लेता है। ये आपका होता है पॉइज, है ना, तो ये आपका CGS होता है, ये आपका क्या होता है, CGS होता है। और अगर इनमें आपस में रिलेशन की बात की जाए तो 1 पॉइजली जो होता है वो 10 पॉइज के बराबर होता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको विस्कोसिटी के बारे में जानने चाहिए। हम बात करेंगे, देखो अपने बारे में डिटेल में विस्कोसिटी के है स्टोक्स लॉ में, हम स्टोक्स लॉ की बात करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग इसको धीरे धीरे लेके एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ, ठीक है, स्टोक्स लॉ पहली बात तो अपने सिलेबस में स्फेरिकल बॉडीज के लिए ही वैलिड है, यानी ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर वैलिड है। और स्टोक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी, ध्यान दीजिएगा मैं एक वर्ड लिख रहा हूं स्फेरिकल, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी मूव्स, स्फेरिकल मतलब आपको तो इतनी देर में पता चल चुका होगा
moves in a fluid of coefficient of viscosity, in a fluid of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity eta है ना, it experiences a force, it experiences a drag force, अब ड्रैग फोर्स है ना होता है which is opposite to the direction of velocity, which is opposite to the direction of velocity। ठीक है, तो आप बोला क्या जा रहा है स्टोक्स लॉ में क्या होता है कि स्फेरिकल बॉडी अगर कभी भी आप मूव कराओ किसी फ्लूइड में, या मैं आपको थोड़ा सा रिलेट भी करा सकता हूँ, आपने अगर स्टोक्स लॉ या आप एयर रेजिस्टेंस की हम लोग बात करने वाले हैं, आप अगर कभी भी साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते टाइम आपने कुछ चीज़ें फील की होंगी, है ना, कि आप जिधर की तरफ मूव करते हो, ध्यान सुनना, आप साइकिल चलाते हो, अगर मैं मान लो ये मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, अब बात है स्फेरिकल की, अपने पास फॉर्मूला भले ही स्फेरिकल का है, पर ये जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ वो सबके लिए वैलिड है, हमारे ऊपर भी वैलिड है, आपके ऊपर भी वैलिड है, आपकी मोटरसाइकिल के ऊपर, एरोप्लेन के ऊपर, सबके ऊपर वैलिड है। आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप इधर की तरफ चलते हो तो आपको हवा किधर की तरफ, आपके ऊपर हवा किधर की तरफ फोर्स लगाती है, इधर की तरफ। अगर आप इधर की तरफ चलना शुरू कर दो तो हवा आपके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाना शुरू कर देगी। आपने ये चीज़ फील कब की होगी, जब आप कोई एक हैवी चीज़, जैसे अपने गांव में मेरे को ये बोर्ड लाना होता था, एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं प्लेस करना होता था, तो मैं अपने को ऐसा पकड़ के गाड़ी पे बैठता था, ऐसा लगता था भाई मैं उड़ जाऊंगा, है ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उड़ जाऊंगा। या आपने कभी चीज़ें फील की हो कि आप खाट वगैरह पकड़ी हो या कोई चौड़ी चीज़, मतलब अब रिलेट करना, मतलब आपने कभी अगर कोई चीज़ चौड़ी चीज़ पकड़ी हो मोटरसाइकिल पे बैठ के, साइकिल पे बैठ के, तो आपने ये चीज़ फील जरूर किया होगा कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ जाओगे, आप सामने वाले को बोलते हो कि भाई धीरे चलो। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप तेज चलोगे तो आपके ऊपर एयर का फोर्स ज़्यादा तेजी से लगेगा, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। बात आपको समझ आई? तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का तो आइडिया लग गया कि जो आपके ऊपर फोर्स लगने वाला है, अपोजिंग फोर्स है ड्रैग फोर्स, वो कहीं ना कहीं वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे होने वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस फोर्स के बारे में। एक मिनट, ये जो आपका फोर्स है, चालू है, ये आपको जो फोर्स है कहीं ना कहीं बॉडी, देखो अब मैं आपको जो लिखूंगा आपको ये बात रिलेट भी होगी, है ना, आपको ये बात रिलेट भी होगी। दिस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to, this force is directly proportional to आपका रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ स्फीयर या बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी, मटेरियल ऑफ फ्लूइड। अब मटेरियल ऑफ फ्लूइड या टाइप ऑफ फ्लूइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, अब ये आपके फ्लूइड के कौन से मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी मतलब आपने फ्लूइड कैसा लिया है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड आप लिख सकते हो, एंड टाइप ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। जो आपका ड्रैग फोर्स है, जो आपको ये ड्रैग फोर्स मिल रहा है जिसे हम लोग विस्कस फोर्स बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ बॉडी के प्रोपोर्शनल है, वो कहीं ना कहीं आपके वेलोसिटी ऑफ बॉडी के प्रोपोर्शनल है, और कहीं ना कहीं वो मटेरियल या टाइप ऑफ फ्लूइड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप इन तीनों को मर्ज करो, इन तीनों के बारे में सोचो, तो आपको एक ड्रैग फोर्स देखने को मिलेगा, जो उसका फॉर्मूला आता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। समझ आई बात कि भाई आपका जो ड्रैग फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, भाई ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे कौन से फ्लूइड में चल रहे हो। आप अगर पानी में वही साइकिल चलाओ तो आपको बहुत ज़्यादा अपोजिंग फोर्स फील होता है,
इन कंपैरिजन तो आप हवा में चलाओ तो। क्यों? क्योंकि आपने फ्लूइड बदल दिया। हवा में आपको विस्कस फोर्स कम फील होगा, और अगर आप पानी में जाओगे तो आपको ज़्यादा फील होगा। आप रेत में जाते थे, रेत भी तो मतलब रेत में अलग फोर्स काम करता है ना, तो पानी में आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर पानी के बजाय शहद वाले समुद्र में चलाओ, शहद का समुद्र देख रहे हो, सपने में कहाँ कहाँ बोले जा रहे हो, शहद वाला मतलब अरे बहुत गाढ़ा, मतलब जहाँ पे हो डेंसिटी उसके ऊपर आप जाओ तो उसके ऊपर भी आपको ज़्यादा ड्रैग फोर्स फील होगा। ये आपका जो 6 पाई है ये कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये 6 पाई आपको एक्सपेरिमेंटली मिलता है। यहाँ पे हम कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं रहे हैं, तो ये 6 पाई आपके दिमाग में आएगा कैसे लिख दिए, तो भाई ये हमने नहीं लिखा है, ये एक्सपेरिमेंटली आता है। आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो तो जो आपको ड्रैग फोर्स मिलता है वो ये मिलता है। अब आपको कहीं ना कहीं ये बात फील भी हो रही होगी कि भाई एक छोटी बॉल को अगर आप हवा में फेंको उतनी ही वेलोसिटी से और एक बड़ी बॉल को हवा में फेंको उतनी ही वेलोसिटी से, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है बिना फिजिक्स जाने कि बड़ी वाली बॉल पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, छोटी वाली बॉल पे फोर्स कम लगेगा। दूसरी चीज आपने ये भी फील किया होगा कि अगर मैं बहुत जोर से बॉल को फेंकूंगा तो भाई उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। आपने ये चीज़ फील किया होगा, अगर आप गाड़ी बहुत तेज चलाओ तो आपको हवा के थप्पड़े बहुत जोर जोर से लगते हैं। क्या आपने ये बात फील की है कि गाड़ी देखो 60 70 80 मतलब आप जितना ना भी तेज चलाओगे, जितना तेज आपकी स्पीड होगी गाड़ी की, आप ये चीज़ फील करना आपको हवा के थप्पड़े उतने ही तेज लगते हैं। वो हवा का थप्पड़ा ही आपको ड्रैग फोर्स होता है। बात समझ आई? तो अब इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें, फिर हम आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस के बारे में। यहाँ पे ये वाला पोर्शन अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर यू कैन स्किप दैट पार्ट, बिकॉज ये आपके ना तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक कुछ चीज़ें हैं, अब ये एडवांस क्यों है जब आपको पता चलेगा तो आप समझ भी जाओगे। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है पर कॉन्सेप्ट सेम है। मैथमेटिक्स का यूज़ ज़्यादा है, और 11th वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो मैथमेटिक्स यूज़ होगी वो थोड़ी सी जानलेवा हो सकती है, मतलब हार्ट अटैक वाली होगी। चलिए कॉन्सेप्ट वही है, आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ चुके हो कि हम एक बॉल को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने वाले हैं। एक बॉल है जिसको हम v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब v वेलोसिटी से जब हम इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस की वजह से फोर्स लग रहा होगा। आपको बोला गया कि इस पे जो फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं वो सम कांस्टेंट k इंटू वी के प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे आपका k कोई तो एक कांस्टेंट है, जहाँ पे k आपका एक कांस्टेंट है। आप इस बात को फील करो कि भाई इस बॉल के ऊपर 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। हम लोग मान रहे हैं एक बॉल है जिसको हम लोग v नॉट की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस k इंटू वी, जहाँ पे v वेलोसिटी है, यानी जो फोर्स लग रहा है वो वेलोसिटी का फंक्शन है। अब माइनस साइन का क्या मतलब है कि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और आपको बताया था कि जो आपका ड्रैग फोर्स है वो ऑलवेज वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जहाँ पे आपका k कांस्टेंट है, और इस बॉडी का जो मास है, मास आपका बॉडी का m है, तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको बोल रहा है टाइम ऑफ एक्सेंट निकाल दो, है ना। टाइम ऑफ एक्सेंट क्या होता है, एक्सेंट एंड एच मैक्स। ये प्योर कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना है ना। आपको ये 2 चीज़ें निकालनी है, फाइंड टाइम ऑफ एक्सेंट एंड एच मैक्स, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि चलो कैसे करेंगे आपको सिखाता हूँ मैं, फिर आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ एक्शन की। तो यहाँ से तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो के वी नॉट हो जाएगा। अब आपको पता है, थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो कि जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो वैसे वैसे आपका ये वाला फोर्स भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम किसी एक पॉइंट पे जाके बात करेंगे। मान लेते हैं पहला आपका टी ऑफ एक्शन की वजह से निकालने की अगर हम कोशिश करें, तो इसके लिए जो फिगर बनेगा वो है कि ये कि आपकी बॉल अभी मान लेते हैं v स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही होगी, तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा,
एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा होगा जो कि आपका mg होगा, है ना, और एक फोर्स नीचे की तरफ और काम कर रहा होगा जो कि आपका होगा k इंटू वी। ठीक है भाई, इस टाइम वेलोसिटी v है तो आपका जो फोर्स रहेगा वो के वी हो जाएगा। इस टाइम पे फोर्स क्या होता है, के वी नॉट होता। अगर एकदम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता तो फोर्स कितना होता, 0 होता, क्योंकि आपको ये वाला जो फोर्स है वो v का फंक्शन है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आई? फिर समझाता हूं, सुनो। इसीलिए एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है ना। अभी भी हम स्फेरिकल मान रहे हैं और इसमें हम कुछ चीज़ें गायब भी करके रखेंगे, पॉइंट मास ही है। अब सुनो पहले इस बात को ध्यान दो इधर कि आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो माइनस के इंटू वी है। माइनस के इंटू वी का मतलब क्या होता है कि जिधर की तरफ वेलोसिटी रहेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स काम करेगा। दूसरी चीज, के इंटू वी आपका कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज फोर्स चेंज। यहां पे फोर्स के वी नॉट नीचे, इस टाइम पे के वी मैक्सिमम हाइट पे 0। समझे? अब यहां पे बॉडी कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताओ बॉडी पे एक्सेलरेशन इस टाइम पे, इस इंस्टेंट पे कितना होगा? तो इस इंस्टेंट पे बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन होगा आपका, एक्सेलरेशन वो हो जाएगा, मतलब रिटार्डेशन काम करेगा, तो माइनस साइन यूज कर देंगे। माइनस में के वी प्लस एम जी बाई एम, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस में के बाई एम इंटू वी प्लस में जी। क्लियर है बात? के बाई एम इंटू वी प्लस जी। क्लियर है बात? ये बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन लग रहा है इस टाइम पे। अब करेंगे कैसे? तो वी नो डैट, देखो करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बिना काम नहीं चलेगा, यानी आपको कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, डी वी अपॉन डी टी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपको मिलेगा माइनस में हो जाएगा जी प्लस के बाई एम इंटू वी। आप इसको इधर भेज दो, v वाले टर्म को इधर लेके आओ, तो आपको मिलेगा dv अपॉन में g प्लस के बाई एम इंटू वी इज इक्वल टू माइनस में, अब कुछ नहीं है ना, dt ही आएगा और क्या रहेगा। अब आपको बताया गया होगा कि भाई अगर dt कहीं कहीं पे है तो वो इंटीग्रेशन के साथ आता है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी है, इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करनी है। अब आप क्या चाहते हो कि बॉल अभी यहाँ पे है t बराबर 0, मान लेते हैं बॉल t a टाइम पे यहाँ पहुँच रही है। इस टाइम पे बॉल की मतलब t बराबर t बराबर ta। अब आप क्या बोलोगे, इस टाइम पर बॉल की वेलोसिटी v नॉट है और इस टाइम पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर 0 होगी। तो आप v की लिमिट पुट करोगे। हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटरेस्टेड है, यहाँ से यहाँ तक। आई होप आप इतने तेज हो चुके हो कि आपको मेरी बात अभी समझ आ रही हो। अगर नहीं आ रही तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला था। अब dt है तो यहाँ पे 0 और ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना लिखोगे 0 से ta तक, और आपको ta निकालना है। अब आप मुझे बताओ जब टाइम 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? तो टाइम 0 था तो पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट थी। जब टाइम ta हुआ तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हुई। अब हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है। अब ये वाला इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा नहीं है, आप जाके क्लास 12 में पढ़ते हो। बस आप इतना समझो कि आपको लिमिट वगैरह रखना आया कि नहीं आया, बाकी का काम क्लास 12 में आप सीख जाते हो। हालांकि ये वाली जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग आपको सिखाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, या आप समझ सकते हो हिंट के नाम पे कि भाई ये a प्लस बी एक्स के टर्म का है ना। आप हिंट समझ सकते हो इसका। हिंट ये है कि अगर आपको कभी भी 1 अपॉन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने को कोई बोले तो आपका क्या होता है, 1 अपॉन बी, आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन बी ln a प्लस बी एक्स। यानी आपका x के साथ जो कांस्टेंट रहता है वो डिवाइड हो जाता है, बस इतना याद करो। हिंट यही है, हम बेसिक मैथमेटिक्स में बताते हैं। आप कैसे कर सकते हो, अगर आप थोड़े से मैथमेटिक्स वाले हो तो हम इसे कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ। आप इतना पहले नोट करो फिर हम करते हैं। नोट कर लिया? चलिए, तो आपका हिंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पर हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको यूज कर लेते हैं, है ना। a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद आया, 1 अपॉन बी ln a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, चलिए ये लिमिट वगैरह हमने पुट की थी। अब आप ध्यान से देखो कि कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हमको करना है तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये अपना a है। अब देखो dv के साथ v है तो ये अपना x हो जाएगा, क्योंकि x dx होता है, y dy होता है,
टी डी टी होता है, तो वैसे यहाँ पे वी डी वी है, तो ये अपना क्या हो गया, बी हो गया, कांस्टेंट है। तो आप देखोगे ए प्लस बी एक्स के टर्म्स का कुछ है, तो आपको क्या मिलेगा, इसका जो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन वो हो जाएगा 1 बी की जगह पे के बाई एम एल एन। अब ये तो बाहर की तरफ है, अब इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, ए प्लस बी एक्स यानी ए प्लस बी एक्स मतलब जी प्लस के बाई एम इंटू वी, और अब हम यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, वैल्यू वी नॉट से 0, और इज इक्वल टू अगर आप इसका इंटीग्रेशन करो तो टी ए आएगा, ऑब्वियसली बात है, माइनस टाइम्स ऑफ टी ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक समझ आया। अब वैल्यू पुट करो, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, हमको मिलेगा m बाई के, और एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ln, जहाँ पे v है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो मिलेगा ln g, फिर माइनस, क्योंकि भाई देखो एक बार ये पुट किए अपर लिमिट, फिर माइनस साइन यूज किए, फिर ln, और v की जगह पे v नॉट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ln g प्लस के बाई एम इंटू वी नॉट, और यहाँ पे आपको मिल रहा है माइनस ऑफ टी ए। अब आप इस साइन को इधर भी ला सकते हैं, और जैसे आप इस इधर लेके आएंगे आपको मिलेगा m बाई के, इधर हो जाएगा ln g प्लस के बाई एम इंटू वी नॉट माइनस ln g। अब यहाँ पे आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, क्या यूज़ कर सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी। तो आपको टाइम ऑफ एक्सेंट जो देखने को मिलेगा वो है m बाई के, यहाँ पे a माइनस बी वाला है तो ln a अपॉन बी हो जाएगा, ln g प्लस के बाई एम वी नॉट अपॉन में g, ये आपका टाइम ऑफ एक्सेंट है। ये क्या आपका टाइम ऑफ एक्सेंट है। अब आप ध्यान से देखो, ये याद करने वाला फॉर्मूला थोड़ी ना यार, उसमें हमने जब ये नहीं था फोर्स तो कितना आसानी से निकाले थे। हमको फॉर्मूला आ रहा था टाइम ऑफ एक्सेंट बराबर होगा u बाई जी, और हमने बोला था कि जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी देर में नीचे आएगा, तो हमने इसको भी बोला था u बाई जी। फिर हमने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपका 2u बाई जी। ससुरा यहाँ पे देखो ln g प्लस के बाई एम वी नॉट अपॉन जी, हार्ट अटैक आती है हमको, देख रहे हो, हार्ट अटैक वाला फीलिंग दे रहा है ये। तो आपको ये ऐसे मतलब मिल रहे हैं, और यही रीज़न है कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी ये तो इसका एक पार्ट है ना, नोट कर लिया था। अब इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि आपको एच मैक्स फाइंड करने को बोलता है ना। तो चलिए हम एच मैक्स फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज एच मैक्स, है ना, व्हाट इज एच मैक्स, या हम इसे कैसे निकालेंगे। तो एच मैक्स निकालने का तरीका भी ऐसा ही कुछ होगा, अटपटा सा, है ना। इसीलिए उस टाइम आपको बोला जा रहा था, आपके मास्टर साहब आपको बोल रहे थे, आपके टीचर आपको बोल रहे थे कि बच्चा एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो, लेकिन आपको तो चुनना मची थी। देखो इतना भयंकर वाले आते हैं। चलिए फॉर एच मैक्स हम कैसे करेंगे। तो एच मैक्स में केस में हम क्या करेंगे, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो हम फिर से वही मानेंगे कि यहाँ से बॉल को प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पहुँचा है, अभी इस टाइम इसकी वेलोसिटी v है, और अभी इस टाइम पे इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा नीचे, एक लग रहा होगा kv और एक लग रहा होगा mv। तो नीचे की तरफ इसका रिटार्डेशन होगा a बराबर माइनस में k, अरे यार mg होता है, k बाई m इंटू वी प्लस में g हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब इस बार एक्सीलरेशन की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप शायद आप समझ जाओ, क्योंकि आपको यही इसी का फंक्शन पता है एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं v dv अपॉन dx, लेकिन यहाँ पे dy यूज़ कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं y में ना यार, अब x लिखने का कोई लॉजिक है। और आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन की जगह पे माइनस में k बाई एम इंटू वी, जैसे फिर प्लस g। अब आप ध्यान से देखो, वो वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन अलग अलग है, दोनों को सेम मत बनाइएगा। आप v वाले टर्म को इधर लेके आओगे तो आपको मिलेगा v dv अपॉन k बाई एम इंटू वी प्लस जी इज इक्वल टू माइनस में dy। अब आप देखो दोनों तरफ क्या करने वाले, इंटीग्रेट करने वाले हो। अब ये मैं उस को तो करा दिया था, इसको नहीं कराऊंगा अब, ठीक है, क्योंकि वो वाला आसान था, ये वाला टफ है।
उससे तो टफ ही है। अब कैसे करेंगे, आपको देखो पता है कि y की वैल्यू आप जब 0 पुट कर दो, y तो यही था, जब 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0 थी। जब आपकी y की वैल्यू h मैक्स हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब आपने लिमिट पुट कर दी, बाकी अब आपका काम जो है इंटीग्रेशन संभाल लेगा, और वो हम आपको सिखाएंगे कहाँ पे, वो आपको सिखा देंगे क्लास 12th में। हम नहीं सिखाएंगे, मैथ वाले सर सिखाएंगे, तो आप वो चीज़ सीख के यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और जब आप क्लास 12th में इंटीग्रेशन पढ़िएगा तब इस सवाल को आके वापस कर लीजिएगा, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। और अगर आप 12th में है या 12th पास आउट है तो भाई आप तो समझदार हो, आप इसको आगे कर लो, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। चलिए आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अपना है टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप आपको पिछला जो सवाल था वो समझ आया हो। आप उसे सवाल नहीं, आप उसे एक कॉन्सेप्ट के तरीके से समझो कि हमने कैसे इंटीग्रेशन का यूज़ किया उन सवालों को करने के लिए, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, अब तक आपने पढ़ा कि किसी हाइट से अगर हम एक बॉडी को ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने वाली बात है, आप इससे ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब ये सी बात है कि इसको अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 होगी, पर नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन जी काम करता रहता है जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा। पर अब हम रियल सिनेरियो की तरफ आ चुके हैं कि भाई जब पार्टिकल को वेलोसिटी v मिलेगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि ड्रैग फोर्स होगा 6 पाई ईटा RV, या इसी को हम KV बोल देते हैं। आप समझो पार्टिकल, अब इस सीनरी को पहले आप एक बार खुद से इमेजिन करके सोचो कि भाई जी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, पर जो ये वाला फोर्स है वो वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ेगा, क्या होगा। तो एक टाइम के बाद पहले तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, देखो जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ये फोर्स बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो ये जो फोर्स है वो mg को बैलेंस आउट कर लेगा। तो आपको बात समझ आई। अगर हम इस ड्रॉप की बात करें तो इस केस में क्या हो रहा होगा कि बॉडी के ऊपर एक फोर्स नीचे mg काम कर रहा होगा और एक फोर्स ऊपर की तरफ k इंटू वी काम कर रहा होगा, और आपको पता है वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, वो जो टाइम के साथ बढ़ेगा तो आपका ये वाला फोर्स भी बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, तब बॉडी के ऊपर कोई सा भी एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा, तब आपकी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, और हम उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। समझे? बात समझ आई कि नहीं आई? अब आपने ये चीज़ देखो, आप गूगल पे जाके देख सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट की। अगर आप किसी भी फ्लूइड में किसी लिक्विड को डालते किसी भी फ्लूइड में आप किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो तो एक टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम तो लगता ही है यार, mg को, इस फोर्स को mg के बराबर होने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, पहले बढ़ेगी नो डाउट, फिर आफ्टर सम टाइम पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये क्या है, एक वेलोसिटी है जो पार्टिकल अटेन करता है जब ये एक सर्टेन हाइट फॉल कर जाता है इन लिक्विड। तो आप लिखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, क्या लिखेंगे, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी attained by it is a constant velocity attained by a object attained by a object falling attained by object after falling certain height, after falling certain height in a fluid। भाई तुरंत तो अटेन नहीं कर लेगा। क्या आपको ये समझ आया? अब आपको आसान लगेगा। मैं क्या बोल रहा था कि भाई कुछ हाइट फॉल होने के बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, और उसी फोर्स को, या सॉरी उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये आप आगे भी पढ़ोगे, अभी तो आप शुरुआत है और इसका एक पूरा चैप्टर होता है,
है ना, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देखने को मिलते हैं, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट करते हो, है ना, 2-3 लॉज होते हैं आप पढ़ते हो, है ना। चलिए अभी अपने को यही पढ़ना है। तो इसका एक डेरिवेशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का डेरिवेशन क्या होगा, है ना। पहले आप समझिए इस बात को, समझ लिया आप इस बात को, है ना। अब आप खुद सोचो, इतना समझाने के बाद आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जब बॉल आपकी टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तब क्या होगा, बॉल के ऊपर नीचे लगने वाला जो फोर्स उसका वेट होगा mg, वो कहीं ना कहीं ऊपर लगने वाले फोर्सेस को द्वारा बैलेंस कर लिया जाएगा, यानी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। अब हम किसी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड में 2 फोर्सेस लगते हैं, एक आपका अपथ्रस्ट लगता है और एक आपका ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स या आपका रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, या आप रेजिस्टिव फोर्स भी उसको बोलते हो। तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस लगेंगे, एक तो आपका ड्रैग फोर्स लगेगा और एक आपका बाइंड फोर्स लगेगा, दोनों लगेंगे। सर यहाँ पे तो आपने बाइंड नहीं लिया था भाई, एयर में माना था ना हमने, एयर में हम लोग बायंसी को निग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब बात कर रहे हो यार। तो यहाँ पे 2 फोर्सेस लगेंगे और इन केस जब बॉडी आपका टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये वाला फोर्स इसके बराबर हो जाता है। अब ध्यान से समझना, आपको ये क्या है, ये तो बॉडी का वेट है और बॉडी का वेट आपको लिखना सिखाया गया था, वी रो जी होता है। इस केस में आप दोनों को इक्वेट कर दोगे, देखो बड़ा आसान है भाई। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी, ये वेलोसिटी है ईटा आर वी, प्लस एफ थ्रस्ट का क्या होता है, वी रो जी, जहाँ पे वी आपका वॉल्यूम होता था, वी रो जी, ठीक है। रो ऑफ लिक्विड होता था, है ना, हम लोग रो ऑफ सिग्मा मानते थे ना, सिग्मा मानते थे, सिग्मा जी इज इक्वल टू आपका बॉडी का क्या हो जाता था, वी रो जी। क्लियर है बात। इस टाइम पे आपका जो वेलोसिटी होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी होता है, तो वीटी हम लोग इसको यूज कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वीटी निकालना है क्योंकि हमको वीटी ही तो निकालना था, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कर रहे हैं। तो वीटी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर, वीटी इज इक्वल टू वी जी कॉमन है, आपको मिलेगा रो माइनस सिग्मा, एंड अब वीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीटी इज इक्वल टू वी, ये वॉल्यूम है जी, रो माइनस सिग्मा अपॉन में 6 पाई ईटा इंटू आर। अब वॉल्यूम की जगह पे आप 4/3 पाई आर क्यूब भी रख सकते हो। तो यहां से देखो भाई थोड़ा गंदा हो गया है तो हम जगह हुआ लेते हैं आपसे। अब आप वॉल्यूम की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब भी यूज कर सकते हो, नो डाउट हम यूज करने भी वाले हैं। तो वेलोसिटी आपकी टर्मिनल वाली हो जाएगी, वेलोसिटी वो 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में 6 पाई ईटा आर, ये हो जाएगा। अब आर से ये आर कैंसिल आउट होगा, पाई से ये वाला कैंसिल आउट होगा, अब क्या होगा, ये तो नीचे चलाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, नहीं ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो जब आप सॉल्व करते हो तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन में ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 ईटा। बड़ा अजीब सा बड़ा गंदा सा आ रहा है, लेकिन भाई यही आता है आपका, है ना। 2/n ईटा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। आपको भाई फ्लूइड में इतने दिन से चलता आ रहा है, आपको याद तो हो ही जाना चाहिए था, और अगर आपको याद नहीं हुआ है देन 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 आप लिखो यहाँ पे, ये बॉडी का है और ये लिक्विड का है, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन ऑफ, ये आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, ये आपका डेरिवेशन ऑफ फ्लूइड टर्मिनल वेलोसिटी था, आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा। और देखो भैया एग्जाम में अगर आता है तो बढ़िया से जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो चीज़ अपनी कॉपी में आप मास्टर को लिख के आइएगा, है ना। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ आप इंग्लिश में लिखिएगा, मतलब ठीक है। हमने आपको भले समझा दिया है पर आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और दैट्स व्हाई यू हैव टू, मतलब आपके स्कूल में तो क्लास है, अंग्रेजी आती ही नहीं, बोलने चला था मैं। तो यहाँ पे ये क्या है आपका डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ
टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है बात? छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि अपना रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर, देखिए आपका जो इम्पोर्टेंट वाला सेगमेंट था वो आपका टर्मिनल वेलोसिटी तक था, अब नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? पहली बात तो नाम में ही नंबर है ना, रेनॉल्ड का नंबर है ना, कॉल कर लेना, बतिया लेना उससे। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? पहली बात तो एक नंबर है ना, इट इज़ अ नंबर, पहली बात तो दूसरी बात, अगर नंबर है तो उसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, तो ये यूनिट एंड डायमेंशनलेस है। कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे ना, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, इसका ना तो भैया कोई यूनिट होता है, ना तो इसका कोई डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है? देखो भैया बहुत नॉर्मल सा काम है। ये पानी, आप देखो मैंने आपको पानी के फ्लो के बारे में बताया हुआ था, है ना, तो बेसिकली देखो आप समझ सकते हो नंबर के बारे में। नंबर जैसे क्या बताता है आपको? स्कूल में ज़्यादा नंबर मिलते हैं तो क्या बताते हो? जैसे नंबर ज़्यादा मिले तो भाई लड़का पढ़ने में तेज होगा, नंबर कम मिले तो लड़का पढ़ने में गधा होगा, और नंबर थोड़े ठीक ठाक है तो बच्चा शैतान भी है और पढ़ने में ठीक ठाक है। यही तो है। जैसे आप समझते हो ना कि आप बोलते हो ना क्लास में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी आप वैलिड कर सकते हो कि भाई देखो शुरुआत के जो 10 रैंक या 5 रैंक वाले बच्चे वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि वो दुष्टाई करते नहीं, क्योंकि उनको पढ़ने से मौका ही नहीं मिलता है। जो बीच वाले होते हैं वो भाई सब पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ी दुष्टाई भी करते हैं, है ना। और जो एकदम लास्ट वाले होते हैं, मतलब जिनको एकदम से रैंक सबसे घटिया होती है, वो क्या होते हैं? वो आपके महादुष्ट होते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे नंबर वाला कैटेगरी है ना, जो पानी के फ्लो के बारे में बताता है कि भाई पानी कब आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो करेगा, पानी कब आपका अनस्टेडी फ्लो करेगा, पानी कब आपका टर्बुलेंट फ्लो करेगा। आपको मैंने टोटी देखने को बोला था, तो आपने टोटी जब देखा होगा तो शुरुआत में आपने ये चीज़ देखा होगा, टोटी के पास जो आपका मुंह है उसके पास में पानी एकदम धार से निकलता है, पर जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, और कुछ देर बाद उसकी जो धार होती है वो टूट भी जाती है। तो शुरुआत में उसका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, बीच में जहाँ भी उसकी धार टूटना शुरू होती है, मतलब एकदम से बूंद नहीं बनी है लेकिन टूटना शुरू होती है, हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं, सॉरी अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। और जहाँ से वो टूटना शुरू होता है बूंद बूंद करके, हम उसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली हमको बताता है, रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में। तो क्या करता है? रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अब ये बेसिकली आपको नंबर दिया गया है, और इसका जो फॉर्मूला होता है NR, वो आपका होता है रो डी वी। इसको ऐसे मत लिखो, इसे ऐसे लिखो, V रो डी अपॉन में ईटा, है ना। अब जहाँ पे V क्या है? वेलोसिटी है। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। ईटा अभी आप पढ़ के आ रहे हो, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। क्या है? विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। आपका D क्या है? जिस ट्यूब में फ्लो हो रहा होगा ये उसका डायामीटर है, तो डायामीटर ऑफ ट्यूब हो जाएगा। और आपका क्या बचा रहा है? रो आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं, आप यहाँ पे लिखोगे, आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं स्कूल वाले अगर मान लो पूछ लिए तो क्या होगा? अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर, जैसे NR लिखते ना, अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें, ये आपका लेस देन 1000 है। क्या है? लेस देन 1000, मतलब 100,000 से कम आप इसको नंबर दे रहे हो, तब आपका जो फ्लो होता है वो आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो या स्टेडी फ्लो आप उसे बोलते हो। अगर आपका नंबर 1000 से ज़्यादा हो गया पर 2000 से कम हो गया, तो हम इसे अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? अनस्टेडी फ्लो। मतलब भाई साहब
खुद समझो ना यार, ये एक टाइप ऑफ फ्लो बताएगा। अब मान लो कि भाई पानी बह रहा है, आप कहीं पे गए तो आप कैसे बताओगे पानी कैसे बह रहा है? आप मान लो एक अच्छी पोस्ट पे हो, नॉर्मल इंसान थोड़ी ना भैया पानी बहुत झमाझम बह रहा है, पानी ऐसे से बह रहा है, पानी बहुत भयंकर रूप ले लिया है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। कुछ नंबर बोलोगे ना यार उसका, कि भाई इसका जो आ रहा है रेनॉल्ड नंबर ये 800 के आसपास आ रहा है, इसका रेनॉल्ड नंबर 1200 के आसपास आ रहा है, इसका रेनॉल्ड नंबर सर इतना तेज पानी बह रहा है, इतना तेज पानी बह रहा है कि इसका रेनॉल्ड नंबर 2000 तक पहुंच चुका है। सर पानी इतना तेज बह रहा है, इतना भयंकर तरीके से, इतना उफान मार रहा है कि इसका रेनॉल्ड नंबर 2000 को पार कर चुका है। तो यही चीजें है ना कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 होता है तो हम उसे बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि भाई इसने टर्बुलेंट क्रिएट कर दिया है, बहुत भयंकर वाला। तो अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम है तो भाई पानी बहुत शांति से बह रहा होगा, उफान नहीं मारेगा। अगर 1000 से 2000 के बीच में है, 1200, 1500, 1800 है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई थोड़ा खतरे वाली बात है। पर अगर 2000 से ज़्यादा हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। आपको उस टाइम पे अगर आप कहीं पे गए हुए हो और आपको ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, है ना, क्योंकि पानी का टर्बुलेंट फ्लो है और अब वहाँ पे आपकी जो भी नाव है वो सब काम नहीं करेगी या पानी आपको लीकेज भी जा सकता है। तो दैट्स इट, ये आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ये इन सबको बताने के काम में आता है। अपने लिए ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ऑब्वियस सी बात है बुक में लिखा है, सिलेबस में है तो हम इसको पढ़ा ही देंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, आपका एक पॉइजली इक्वेशन नाम का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो आप इसे नोट करिए, उसका भी डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। हो गया नोट? चलिए, इसी में एक अपने पास आता है ना पॉइजली इक्वेशन के पहले एक अपने पास आता है टर्मिनल होकर क्रिटिकल वेलोसिटी आता है ना। क्या आता है? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो मैंने आपको बताया था, अभी आपने जस्ट पढ़ा कि पानी पहले स्टेडी फ्लो करता है, फिर अनस्टेडी फ्लो करता है, फिर टर्बुलेंट में जाता है। तो एक वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी के बाद आपका जो पानी होता है वो अनस्टेडी फ्लो में चला जाता है। स्टेडी के बाद आप उसी वेलोसिटी को बोलते हो क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हेडिंग डालिएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी आफ्टर विच लिखिएगा, वेलोसिटी आफ्टर विच, वेलोसिटी आफ्टर विच, velocity after which liquid flow shifts from steady to unsteady flow, कि भाई कितनी वेलोसिटी के बाद आपका जो लिक्विड का फ्लो है वो स्टेडी से अनस्टेडी फ्लो की तरफ चला जाता है, हम उसे बोलते हैं जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी आता है। देखो क्रिटिकल आप बोलते हैं ना, क्रिटिकल कंडीशन है, तो ये वही बात है यार, क्रिटिकल। अब आप में से ना क्या होता है कि दोनों चीज़ें आपको साथ ही मिलती है, टर्मिनल और क्रिटिकल, आप कंफ्यूज होते हो टर्मिनल और क्रिटिकल में, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर NR, फिर आपका ईटा अपॉन में आपका होता है R इंटू रो। R जहाँ पे आपका रेडियस ऑफ पाइप है जिसमें वो फ्लो कर रहा है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होती है। क्लियर है बात? ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। हम आप इसे नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं पॉइजली इक्वेशन के बारे में। तो ये आपका पॉइजली इक्वेशन है, ठीक है। तो पॉइजली इक्वेशन आप देख लो, लिख लो, है ना। इसमें देखो मेरे को आपको सिर्फ एग्जैक्टली ये चीज़ लिखनी है, नॉट सो इम्पोर्टेंट पर है आपका, तो फिर आप पढ़ लो। SCV में भी दिया हुआ है और अगर HCV में भी है तो फिर मतलब ठीक है, आप पढ़ लो। क्वेश्चंस नहीं है इसके ऊपर, हमें करना भी नहीं है ना। लास्ट के जो पार्ट्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आपको क्या कह रहा है? पॉइजली इक्वेशन आपको रेट ऑफ फ्लो बताता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस R, लेंथ L एंड प्रेशर डिफरेंस जो आपका होता है P होता है। मान लीजिए यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है, जो आपको पाइप दी गई है इसकी लेंथ R है, इसका लेंथ L है और इसका रेडियस जो है वो R है। इससे रेट ऑफ फ्लो, मतलब आपने पढ़ा था ना रेट ऑफ फ्लो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? A इंटू V होता है, ये आपका रेट ऑफ फ्लो होता था। तो रेट ऑफ फ्लो में यही चीज़ आपने पढ़ी थी जिसे हम लोग dV/dt बोलते हैं। ये V है, यहाँ पे V आपको वॉल्यूम स्टैंड करता है। तो आपका ये आपका फॉर्मूला आता है पाई PR, ये रो नहीं है, ये P है ना, पाई
πr⁴/8 ईटा l। ठीक है, तो दैट्स इट। और यहाँ पे हम लोग फ्लूइड को कर रहे हैं ख़त्म। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो यहाँ पे आप फ्लूइड का मेरी तरफ से वही खत्म है। आप क्वेश्चंस करते रहिएगा, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।